नमस्कार, न्यूज़ पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। और आप जैसा जानते हैं कि इस न्यूज़ पॉइंट में हम दिन भर की जो तमाम गतिविधियां हैं, खासकर जो ब्रेकिंग न्यूज़ है उस पर चर्चा करते हैं। और उसके लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं आपका चिर परिचित चेहरा, आप जानते हैं, जयशंकर गुप्त इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। और मैं चाहूँगा कि जयशंकर जी को दिखाया जाए जल्दी से जल्दी। और उसके अलावा हमारे साथ जो साथी, तो जयशंकर जी आपका स्वागत है। और स्वागत आप सभी मित्रों, साथियों, शुभचिंतकों, दर्शकों, आप तमाम साथियों का भी स्वागत करता हूं जो इस कार्यक्रम में रोजाना हमारे साथ रूबरू होते हैं, अपने विचार भी व्यक्त करते हैं और आपके विचारों को हम यहां आपके साथ और देश दुनिया के साथ साझा भी करते हैं। तो आज सबसे बड़ी खबर आई है बिहार से, और इसीलिए हम पूछ रहे हैं और सवाल कर रहे हैं कि क्या बिहार में गिर जाएगी नीतीश सरकार। इसलिए ये सवाल कर रहे हैं क्योंकि 1 बजे दिन में मेवालाल चौधरी जो शिक्षा मंत्री 3 दिन पहले बने थे, वो पौन बजे मंत्रालय पहुंचते हैं, 1 बजे अपना पदभार ग्रहण करते हैं और 3 बजे उनका इस्तीफा हो जाता है। तो ब्रेकिंग न्यूज आती है कि मेवालाल चौधरी ने इस्तीफा दे दिया। आपको याद होगा कि 2 दिन पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे, कल भी हमने चर्चा किया और 2 दिन पहले भी चर्चा हो रही थी कि कई दागदार नेता जो हैं, मंत्री इस मंत्रिमंडल में शामिल हैं और इन लोगों का क्या होगा, क्या करप्शन फ्री यानी कि भ्रष्टाचार मुक्त सरकार का वादा जो नीतीश सरकार और खासकर एनडीए की सरकार जो बनी है वो करते आई है, जंगल राज बनाम सुशासन की बात जो होती थी, क्या वो यहाँ पे लागू होगा। तो ये सारी बातें चल रही थी, ये सारे सवाल चल रहे थे। इसके बीच अचानक ये खबर आती है कि मेवालाल चौधरी यानी कि शिक्षा मंत्री, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो उनके इस्तीफे के बाद जेडीयू से क्या कुछ प्रतिक्रिया आई है, सबसे पहले उसको देखते हैं। डॉक्टर अजय आलोक जो हैं, वो प्रवक्ता हैं जेडीयू के, उन्होंने क्या ट्वीट किया है वो सबसे पहले देख लेते हैं। और उसके बाद तेजस्वी यादव ने भी ट्वीट किया, उसको भी देखेंगे। लेकिन सबसे पहले डॉक्टर अजय आलोक जो जेडीयू प्रवक्ता हैं, वो कहते हैं कि हमारे शिक्षा मंत्री ने तो इस्तीफा दे दिया, शुचिता के उच्च मापदंड का पालन हमने किया, लेकिन क्या अब तेजस्वी यादव भी अनुसरण करेंगे, इस्तीफा देंगे? राबड़ी जी पे भी आरोप हैं, इस्तीफा दे दें। तो ये एक बहुत ही उटपटांग टाइप का ये आरोप लगाते हुए इन्होंने ट्वीट किया है। लेकिन दूसरी तरफ तेजस्वी यादव जी सीधे मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखते हैं, ये मतलब कि ट्वीट करते हैं मुख्यमंत्री यानी नीतीश कुमार को, और कहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, जनादेश के माध्यम से बिहार ने हमें एक आदेश दिया है कि आपकी भ्रष्ट नीति, नियत और नियम के खिलाफ आपको आगाह करते रहें। महज एक इस्तीफे से बात नहीं बनेगी। अभी तो 19 लाख नौकरी, संविदा और समान काम समान वेतन जैसे अनेकों जन सरोकार के मुद्दों पर मिलेंगे। जय बिहार, जय हिंद। तो ये इनका कहना है। इसके अलावा हालांकि उनका एक ट्वीट और आया और उस ट्वीट में उन्होंने जो कहा है, इसके बाद का ट्वीट है, वो भी आपको मैं बता देता हूं। हालांकि अभी स्क्रीन पे आप उस ट्वीट को नहीं देखेंगे। उन्होंने लिखा है कि मैंने कहा था ना कि आप थक चुके हैं, इसीलिए आपकी सोचने समझने की शक्ति क्षीण हो चुकी है। जानबूझकर भ्रष्टाचारी को मंत्री बनाया, थू थू के बावजूद पदभार ग्रहण कराया, घंटे बाद इस्तीफा का नाटक रचाया। असली गुनाहगार आप हैं। आपने मंत्री क्यों बनाया? आपका दोहरापन और नौटंकी अब चलने नहीं दी जाएगी। तो ये नीतीश कुमार के ऊपर जबरदस्त वार है तेजस्वी यादव का। और आप जान रहे हैं कि जब से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हैं, तब से तेजस्वी यादव लगातार वार पलटवार कर रहे हैं। तो ये आपने देखा कि सबसे पहले इस्तीफा होता है, इनको इस ट्वीट को हटा दीजिए, और इस्तीफा होता है। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि नीतीश कुमार जो हैं, उनके तरफ से कोई प्रतिक्रिया अभी तक नहीं आई है। लेकिन प्रतिक्रियाएं जो हैं वो अजय आलोक जो कि प्रवक्ता हैं जेडीयू के, उनकी तरफ से आई और उन्होंने राबड़ी देवी के इस्तीफे की मांग तेजस्वी यादव से कर दी। और खासकर राबड़ी देवी के इस्तीफे नहीं, इस्तीफा जो है वो खासकर इन्होंने तेजस्वी यादव का मांगा है। तो एक तो ये। लेकिन जयशंकर जी, आपके पास आने से पहले एक और भ्रष्टाचार क्या है आखिर उनके ऊपर, यानी कि मेवालाल चौधरी जो अब पूर्व शिक्षा मंत्री हो गए हैं नई नवेली सरकार के, वो देखिए मेवालाल चौधरी पर क्या है आरोप। सहायक प्राध्यापक और जूनियर वैज्ञानिकों की नियुक्ति में अनियमितता बरतने के आरोप हैं। ये कहां पे? तो ये बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की बात हो रही है। चौधरी जो है वो सबौर यानी भागलपुर स्थित बिहार कृषि विश्वविद्यालय में साल 2010 से 2015 तक वाइस चांसलर रहे हैं। यानी
यानी कि उप कुलपति रहे हैं वहां पे। उसके बाद जून 2016 में तत्कालीन राज्यपाल रामनाथ कोविंद, जो अब राष्ट्रपति हैं, ने आनंद सिंह, मिथिलेश कुमार सिंह, बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी और हम नेता जीतन राम मांझी की शिकायत पर एक जांच कमेटी बनाई थी और यह शिकायत की गई थी आरटीआई के खुलासे के बाद। तो ये एक जांच कमेटी बनाई थी और उस जांच कमेटी में क्या कुछ हुआ वो देखिए कि नियुक्ति में अनियमितता को लेकर उन पर सबौर थाने में एफआईआर दर्ज है और फिलहाल वो जमानत पर हैं। ये बात हम कर रहे हैं मेवालाल चौधरी की। तो मेवालाल चौधरी पर आईपीसी की धारा 409, 420, 467 यानी 467, 468, 471 और 120 यानी 120 बी के तहत मामला केस नंबर 35/2017 दर्ज है। तो ये जो है ये आप देखिए कि ये मेवालाल चौधरी पर ये मामले हैं। 2015 में रिटायर होने के बाद मेवालाल चौधरी राजनीति में आए। वो तारापुर से दूसरी बार विधायक चुने गए। लेकिन 2017 में नियुक्ति अनियमितता को लेकर सबौर थाने में मामला दर्ज होने पर जेडीयू ने उन्हें निलंबित कर दिया था। और आपको याद होगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उस वक्त इनसे मिलने से भी मना कर चुके थे कि उन्होंने कहा था कि मैं ऐसे दागदार इंसान से नहीं मिलूंगा। लेकिन इस बार क्या मजबूरी थी कि नीतीश कुमार ने इन्हें अपने कैबिनेट में जगह दी और अपनी बेइज्जती करवाई। और खासकर जिस प्रकार की बातें लगातार चल रही हैं, विपक्ष जिस प्रकार घेर रहा है और इनके ऊपर तरह तरह के आरोप, यानी कि मेवालाल चौधरी के ऊपर तरह तरह के आरोप लगते रहे हैं, उसके बाद आखिर क्या कारण है कि मेवालाल चौधरी को 2 घंटे के अंदर ही इस्तीफा देना पड़ा। तो इसी तमाम बातों के साथ साथ जो सवाल है वही कि क्या गिर जाएगी नीतीश सरकार, हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि 8 ऐसे मंत्री हैं जो दागदार हैं और 8 में से 6 मतलब 14 मंत्रियों में से 8 पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। कल हमारे साथ जो साथी जुड़े थे आप सब जानते हैं। उसके अलावा जो बाकी जो 6 मंत्री उनके ऊपर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं और ये जो मामले हैं इन मामलों में क्या धीरे धीरे सबके इस्तीफे होंगे, एक एक करके इस्तीफे दिए जाएंगे ये, और इसी कारण हम पूछ रहे हैं कि क्या गिर जाएगी नीतीश सरकार। लेकिन सबसे पहले आते हैं हम अपने जयशंकर गुप्त जी आपके पास। और मेवालाल चौधरी पे उस दिन आप बात कर भी रहे थे, उनके ऊपर कई दूसरे गंभीर आरोप हैं, उस पर भी चर्चा कर रहे थे। तो आपका क्या कहना है इस पूरे मसले पे? देखिए, मेवालाल चौधरी जी के बारे में जो आपने खबर अभी दिखाई जी, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट था कि उस समय के राज्यपाल रामनाथ कोविंद जी, जो आज राष्ट्रपति हैं देश के महामहिम, उन्होंने मेवालाल चौधरी को बर्खास्त कर दिया था। उनकी जो बनाई हुई जांच कमेटी थी उसने जब रिपोर्ट दी थी, उस रिपोर्ट के आधार पर राज्यपाल महोदय ने मेवालाल चौधरी को बर्खास्त कर दिया था। उसके बाद से ही अब वो पता नहीं क्या मजबूरी हो सकती है नीतीश कुमार की, क्यों उन्होंने बनाया, उनको मंत्री बनाया। जैसा कि आप बता ही रहे थे अभी खबर में कि उनको निलंबित कर दिया था पार्टी से और मिलना भी मुनासिब नहीं समझा था। एक घटना और हुई थी, ये 27 मई 2019 को उनके घर में, मेवालाल चौधरी जी के घर में उनकी श्रीमती जी थी नीता चौधरी जी, वो भी विधायक रह चुकी थी, आग लगने से जल गई थी। वो आग संदिग्ध परिस्थितियों में, गैस सिलेंडर, और भी टाइम की बात, कोई टाइम 9 बजे बता रहा था, कोई 11 बजे कह रहा था, मतलब उसके बारे में बहुत सारा रहस्यमय बना हुआ था। और 1 जून को उनकी डेथ हो गई थी। उसके बारे में भी केस को दबा दिया, एक तरह से पूरी तरह से केस को दबा ही दिया गया था। अभी एक अखबार के रिपोर्टर ने उसको हाईलाइट किया, बल्कि हाईलाइट तब किया जब बिहार से एक आईपीएस थे अमिताभ कुमार दास जी, जो रिटायर्ड हैं, उन्होंने डीजीपी को, पुलिस महानिदेशक को एक पत्र लिख करके इस कांड के बारे में बताया कि जिसको आप लोगों ने बनाया है, ये है आदमी, इनके बारे में ऐसी ऐसी स्थिति है, इनके घर पे इनकी पत्नी जलकर मर गई थी, संदिग्ध परिस्थितियों में मरी थी वो, इसकी जांच कराई जाए। अब ये सारे मामले एक पर एक जुड़ते चले जा रहे थे और बहुत अच्छी बात है। मैं तो उस दिन भी कह रहा था, देखिए ये चिट्ठी आप देख रहे होंगे, ये चिट्ठी है जो 17 नवंबर मतलब 2 दिन पहले ही लिखी थी और अमिताभ कुमार दास जी ने, नीचे उनका नाम लिखा होगा मेरे ख्याल से जी। तो उसके बाद भी ये सब होने के बावजूद, मतलब क्या आपका इंटेलिजेंस फेल्योर है भाई? जब भी किसी को आप मंत्री बनाने जाते हैं, जब विधायक चुन करके आते हैं लोग, तो उसके बारे में इंटेलिजेंस इनपुट मांगा जाता है जी। इनपुट देखने के बाद कि ये मंत्री बनने के लायक आदमी है कि नहीं है,
आप उसको मंत्री पद की शपथ दिलाते हैं। लेकिन अभी जो हम देख रहे थे, हमारे जो अजय आलोक हैं, जनता दल यू के एक प्रवक्ता हैं, हालांकि कई बार उनकी पार्टी उनके बारे में कुछ अलग ढंग की बातें भी कर देती है। अब अजय आलोक कह रहे हैं कि शुचिता के उच्च मापदंड का परिचय देते हुए चौधरी जी ने त्यागपत्र दे दिया। ये कौन सी शुचिता है भाई जी? नीतीश कुमार जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, ये कौन सी शुचिता है? आप ऐसे आदमी को मंत्री बना रहे हैं जो 12वीं पास है, 12वीं तक पढ़ा है। मैं फिर संशोधन कर रहा हूं कि जो 12वीं तक पढ़ा हुआ है। नहीं, ये तो नहीं थे ना, ये नहीं पढ़े थे। नहीं, सॉरी, नहीं, ये तो उप कुलपति थे, सॉरी, गलत निकल गया। हाँ, मतलब जो करप्शन के मामले में बर्खास्त किया जा चुका है राज्यपाल के जरिए, और उस समय सुशील मोदी ने जिनकी गिरफ्तारी की मांग की हुई थी, जिनके घर में उनकी पत्नी रहस्यमय परिस्थितियों में जल करके मर गई थी, उस आदमी को आपने मंत्री बनाया। ये कौन सी सोचता है? और अभी मैं देख रहा था, एक वीडियो घूम रहा है जिसमें चौधरी जी एक सार्वजनिक समारोह में राष्ट्रगान गा नहीं पा रहे हैं। एक आदमी जो शिक्षा मंत्री है राज्य का बना है, और एक आदमी जो उपकुलपति रहा है बिहार का, बिहार में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो सबौर में है, भागलपुर के पास में, उपकुलपति को भी राष्ट्रगान नहीं याद है जी। और उस पर हमने शिक्षा की पूरी जिम्मेदारी बिहार की सौंप दी है। तो ऐसी परिस्थितियों में मतलब सबसे बड़ी बात समझ में आती नहीं है कि भाई आपके मापदंड क्या हैं, कैसे आप मंत्रियों का चयन करते हैं, कैसे आप देखते हैं। जैसे उप मुख्यमंत्री हैं, वो 12वीं हैं, ये उप मुख्यमंत्री दूसरी हैं, वो भी 12वीं पास हैं या 12वीं तक पढ़ी हैं, 8वीं तक हैं, अपने मुकेश सहनी जी हैं। तो ऐसे ऐसे लोगों से बिहार बनेगा। कौन सा बिहार बनाना चाहते हैं? नया बिहार कौन सा बिहार होगा? ये जंगल राज से बेहतर होगा या बदतर होगा? अभी तक तो लग रहा है कि बदतर ही है जी। मतलब जिस ढंग से, तो ऐसे में देखिए सरकार गिरेगी कि नहीं गिरेगी, यह तो एक लंबा प्रोसेस है, लंबी चर्चा का विषय है, क्योंकि इस तरह के मामलों से नहीं कुछ बनता बिगड़ता है। आंकड़े चाहिए उसके लिए, विधानसभा में बहुमत चाहिए। बहुमत अगर कुछ विधायक हटते हैं या कुछ छोड़ते हैं, कुछ अलग हो जाते हैं, कुछ लोगों को शर्मोहाया आती है, कुछ लगता है कि साहब ऐसे ही लोगों से अगर बिहार बनाना है तो उससे छुटकारा पाना चाहते हैं लोग, अलग खेमे में जाएं लोग, तो एक अलग बात हो सकती है। लेकिन ऐसे अब तो हमको लग रहा है कि चौधरी जी, मेवालाल जी को ये बार बार लग रहा होगा कि हम जनता दल यू की राजनीति में क्यों आए, हम भाजपा में रहते तो ज़्यादा बेहतर होता, क्योंकि भाजपा अपने भ्रष्ट मंत्रियों को भी हटाती नहीं है। उनका तो कहना है ना कि हमारे यहाँ किसी का त्यागपत्र नहीं होता है। तो लेकिन ठीक है, ये सब लोग जीरो टॉलरेंस करने वाली बातें हैं, बढ़े चढ़ के बातें करेंगे, सुशासन की बातें करेंगे, भ्रष्टाचार मुक्त शासन की बातें करेंगे। लेकिन आज 3 घंटे के अंदर ही आपके एक मंत्री ने भ्रष्टाचार के आरोप में ही त्यागपत्र दिया। अब इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है जी। तो ये 3 घंटे के अंदर 1 बजे आप शपथ ग्रहण मतलब पदभार ग्रहण करते हैं, और 16 तारीख को शपथ ग्रहण, 3 दिन के बाद आज 19 तारीख, और 19 तारीख को आप 2 घंटे के अंदर अगर इस्तीफा दे देते हैं तो ये अपने आप में सोचने वाली बात है। और नीतीश सरकार को इसलिए सोचने वाली बात है क्योंकि जैसे ही हमने कल भी दिखाया था कि 14 में से 8 ऐसे मंत्री हैं इनकी कैबिनेट में जिनके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज हैं, और इनमें से 6 ऐसे मंत्री हैं जिनके ऊपर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। और ये गंभीर आपराधिक मामले दर्ज होने वाले में से एक नाम मेवालाल चौधरी का भी है, और क्या बाकी जो हैं वो भी इसी ढंग से इस्तीफा देंगे, ये बड़ा सवाल है। और अगर बाकी कैबिनेट के मंत्री भी इसी ढंग से इस्तीफा देते हैं, देखिए इफ और बट वाली बात है। और लगातार मेवालाल चौधरी के ऊपर जो सवाल उठाए जा रहे थे मीडिया का में भी पूरी की पूरी बातें उन पे ही चल रही थी पिछले 3 दिनों से, तो ये एक प्रेशर भी है। दूसरा एक प्रेशर मुझे ये भी लगता है जयशंकर जी की, चूंकि बीजेपी को अभी अगले चुनाव में यहाँ एक सफलता मिली है, क्योंकि एनडीए में वो सबसे बड़ी पार्टी बन के आई है। बिहार में जिस सरकार को वो लीड कर रही है उसमें बड़े भाई की भूमिका में अब आ गई है, जैसा वो चाहती थी। और अब पश्चिम बंगाल में भी चुनाव है, असम में भी चुनाव है, और असम में उसकी सरकार है, बीजेपी की खुद की सरकार है। पश्चिम बंगाल में हम जान रहे हैं कि लगातार ये लोग कोशिश कर रहे हैं, और जैसी सफलता पश्चिम बंगाल
में इन्हें 2019 के लोकसभा चुनाव में मिली थी, वैसी सफलता ये चाहते हैं कि किसी तरह आने वाले जो चुनाव, विधानसभा का चुनाव है, उसमें मिल जाए। तो उसके लिए ये नहीं चाहते हैं होंगे शायद कि किसी भी तरह के दागदार लोग जो हैं वो मंत्रिमंडल में बिहार में रहें, जिसका रिफ्लेक्शन जो है वो पश्चिम बंगाल पर पड़े। ये एक मेरी सोच है, लेकिन आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए ऐसा कुछ नहीं है, बीजेपी का कोई दबाव आया हो ऐसी कोई तो बात नहीं है, लेकिन इतनी थू होने लग गई थी पूरे देश में। अब तो चूंकि सोशल मीडिया के जरिए, ट्विटर या इस सब के जरिए पूरी दुनिया भर में ये बातें फैल जाती हैं। तो देखिए, दो बातों को लेकर के नीतीश कुमार की बड़ी थू हो रही है। एक तो ये कि एक भी अल्पसंख्यक चेहरा आपकी कैबिनेट में नहीं है जी। पहली बात तो ये कि आपका सारा सेकुलर क्रेडेंशियल जो है वो धरा का धरा रह गया। आप जो चीखते चिल्लाते थे कि साहब भाजपा में रहने के बावजूद हम अपने धर्मनिरपेक्षता के साथ समझौता नहीं करेंगे, तो वो समझौता साफ साफ दिखाई दे गया कि पहली कैबिनेट में जो पहले 14 लोग मंत्री बने उसमें एक भी चेहरा अल्पसंख्यक नहीं है। तो एक तो इस पर बहुत ज़बरदस्त थू होने लगी। दूसरी थू होने लग गई कि साहब आपने तेजस्वी यादव के नवी फेल होने का मुद्दा बनाया चुनाव में, और आपने 3 मंत्रियों को बनाया, 3 लोगों को, ऐसे लोगों को मंत्री बनाया जो 2 तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया जो 12वीं तक पढ़े हैं और एक 8वीं तक पढ़े हैं। तो एक तो इस पर आ गया। फिर तीसरा जो था कि एक मतलब आमतौर पे कहा जाता है, देखिए जांच का विषय हो सकता है, जब तक आप सत्ता में रहते हैं तब तक तो ईमानदार बने ही रहते हैं। तो नीतीश कुमार के बारे में ये रहा कि वो उन पर कोई दाग नहीं है, भ्रष्टाचार का सीधा कोई आक्षेप नहीं है उनके ऊपर, और भ्रष्टाचार के बारे में बार बार वो कहते रहे हैं साहब जीरो टॉलरेंस। और आपको याद होगा कि जब राजद के साथ महागठबंधन की सरकार बनी थी 2015 में, और नीतीश कुमार उसके भी अगुआ थे, मुखिया थे, तो उस समय तेजस्वी यादव पर एक आरोप लगाया गया था। ईडी ने कुछ जांच वाच की थी, कुछ मिट्टी का इधर का उधर, कुछ किसी माल वाल का कोई चक्कर लेकर के हुआ था। तो उस पर नीतीश कुमार ने कहा था कि साहब आपको इस्तीफा दे देना चाहिए, या पब्लिक फोरम पे जाकर के आप उसके बारे में सफाई दीजिए, नहीं तो इस्तीफा दे दीजिए। तो अब ये सब बातें जानते हुए भी, अपने बैकग्राउंड को समझते हुए भी, जब तक इशू नहीं बना तब तक आपने कुछ नहीं किया जी। भाई जब तेजस्वी ने कह दिया कि हम इस पर आंदोलन चलाएंगे या पूरे इसको इशू बनाएंगे, तब जा करके आपने किया ना। कायदे से तो आपको अगर पता होना चाहिए था कि भाई ये मेवालाल चौधरी जी क्या चीज़ हैं, उनकी पत्नी किन परिस्थितियों में मरी थी, उन्हें राज्यपाल ने जो आज राष्ट्रपति हैं क्यों उन्होंने बर्खास्त कर दिया था। सुशील मोदी आपके सहयोगी जो हैं उनको आज उन्होंने बना भी दिया ना, या आचार समिति का अध्यक्ष बना दिया, कुछ सचिवालय में बैठने की जगह की व्यवस्था करने के लिए। एक तरह पूरी व्यवस्था उनकी वैसे ही रहेगी, पूर्ववत रहेगी, चूंकि ये ना लगे कि भाई बहुत ही उपेक्षित हैं। चूंकि सुशील मोदी और संजय झा भी पूर्ण भाजपाई ही हैं, लेकिन है जनता दल यू की राजनीति में है। वो अरुण जेटली जी और नीतीश जी के बीच में सेतु का काम करते थे, अभी भी वो काम करते हैं, सेतु का ही काम करते हैं। तो इस विस्तार में मतलब पहली बार जो पहली कैबिनेट बनी है 14 लोगों की, उसमें संजय झा को भी नहीं मिला और सुशील मोदी जी को भी नहीं मिला। अब सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि सुशील मोदी जी के बारे में सारे मीडिया में ये चर्चाएं हो रही थी कि अब उनको राज्यसभा में लाया जाएगा, केंद्र में मंत्री बनाया जाएगा, कोई कह रहा था उनको गवर्नर बनाया जाएगा। लेकिन नीतीश कुमार ने उनको आचार समिति का अध्यक्ष बना करके तो ये संकेत दिया कि लगता है उनका कहीं कुछ और नहीं होने वाला है जी। मतलब केंद्र में भी लाने वाली बात नहीं हो रही। अगर होती तो फिर ये नीतीश कुमार उनको आचार समिति का अध्यक्ष नहीं बनाते। लेकिन हमारा कहना यह है कि यही सुशील मोदी जिन्होंने मेवालाल चौधरी की गिरफ्तारी की मांग की थी, राज्यपाल जो आज राष्ट्रपति उन्होंने उपकुलपति पद से बर्खास्त किया था। मेवालाल चौधरी जी की पत्नी की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई थी। इन सारी बातों के बावजूद आपको हिम्मत कहाँ से पड़ी नीतीश कुमार जी कि आप ऐसे दागी आदमी को आप मंत्री बना रहे हैं, जिसे आज 2 घंटे के अंदर आपको हटाना पड़ा है। तो ये तीनों तरह की जो थू होने लग गई थी। अब एक मौका इनके पास है नीतीश कुमार के पास कि जो मेवालाल चौधरी की इस्तीफे से जो रिक्त हुआ है पद कैबिनेट में, वो चाहें तो अभी अपना एक चेहरा थोड़ा सा बचाने के लिए, थोड़ी सी शर्मो हया को कायम रखने के लिए एक अल्पसंख्यक चेहरे को वो ला सकते हैं। अब आप कह सकते हैं कि भाई हमने तो 11 लोगों को टिकट दिया था, वो कोई जीता ही नहीं, तो क्या कर सकते हैं। तो आपने तो मुकेश सहनी को भी टिकट दिया था, जिताया था, चुनाव लड़ाया था, वो भी चुनाव हार गए, तो उनको तो आपने मंत्री बना दिया। तो ऐसे आपकी पार्टी में बहुत सारे चेहरे होंगे, कुछ विधान पार्षद होंगे। आप चाहें, अगर चाहें भाजपा का दबाव इस हद तक नहीं बढ़े,
क्योंकि देखिए भाजपा के सामने जैसे आपने बताया ना कि उसको पश्चिम बंगाल में चुनाव भी लड़ना है, तो पश्चिम बंगाल का चुनाव उसको सेकुलर फेस लेकर के नहीं लड़ना है, उसको वहाँ हिंदुत्ववादी चेहरा लेकर के लड़ना है। उसको दिखाना है कि हमको पोलराइज करना है, हिंदू मुसलमान के बीच में नफरत की दीवार को चौड़ी करके उसको पोलराइज करना है। 27-28% वहाँ पे, बिहार में तो 17% है मुस्लिम, लेकिन पश्चिम बंगाल में 27% मुस्लिम है। 27% है। और दूसरा ये भी है कि देखिए जो आपने कहा था ना कि लोकसभा के चुनाव में जो भाजपा को जो सफलता मिली थी, तो लोकसभा के चुनाव में तो सेगमेंट्स अलग अलग करके इस ढंग से बन जाते हैं कि मान लीजिए 1 या 2 सेगमेंट में मुस्लिम मतदाता ज़्यादा भी हैं, लेकिन तीन में अगर मेजॉरिटी उनकी नहीं है या बहुत कम हो जाते हैं तो लोकसभा का चुनाव कोई और भी जीत सकता है। लेकिन विधानसभा के सीटों में जब होगा वो बात, तो उतनी सफलता मिल पाएगी ये संदेह की बात है, हो सकता है। लेकिन मैं दूसरी बात कर रहा था कि करप्शन पर तो कह सकते हैं वो कि ठीक है, देखिए जी हमारे यहाँ एक मंत्री बना दिया था नीतीश कुमार ने, हमने थोड़ा बनाया था, हमारी पार्टी के नहीं थे वो। अब अपने मंगल पांडे के बारे में चर्चा भी नहीं करेंगे वो, लेकिन वो यही कहेंगे कि साहब नीतीश जी ने बना दिया था लेकिन हमने उनसे हटवाया, कह करके हटाया। देखो हम भ्रष्टाचार पे कोई कंप्रोमाइज नहीं करते हैं। और दूसरी तरफ एक मुस्लिम को आने नहीं देंगे, एक अल्पसंख्यक चेहरे को आने नहीं देंगे, तो अपने हिंदू जनाधार जिसको संगठित कर रहे हैं तो उसके बीच में ये मैसेज कनफुका तंत्र के जरिए पहुंचाएंगे कि देखो चाहते तो थे वो लेकिन हमने नहीं बनने दिया। तो ये है अब इस ढंग से राजनीति जिस मुकाम पे आ गई है देश की, इसमें सारे दुर्भाग्यपूर्ण पहलू ही जुड़ते चले जा रहे हैं। भ्रष्ट लोगों का मनोनयन, उनको मंत्री बनाया जाना, हिंदू मुसलमान की नफरत की दीवार को चौड़ी करके चुनाव जीतने की भूमिका तैयार करना, ये सारे काम हो रहे हैं। अब इसका क्या अंजाम होगा इसके बारे में हमारे नेता सोच नहीं पा रहे हैं। ये सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है। जी, ये दुर्भाग्य की बात है। लेकिन बिहार में जो हम देख रहे हैं कि जैसा बता भी रहा हूं कि एडीआर और इलेक्शन वॉच की जो रिपोर्ट कल आई थी, उस रिपोर्ट के आधार पर भी 6 ऐसे मंत्री हैं जिनके ऊपर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। उनमें से एक मेवालाल चौधरी जो हैं आज इस्तीफा दे दिए। अब बाकी बचे 5 जो हैं, क्या वो भी इस्तीफा देंगे? और ये एक बड़ा सवाल है और इन्हीं सवालों के आधार पर हम कह रहे हैं कि क्या गिर जाएगी नीतीश कुमार, क्योंकि नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में 2 इस बार जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण बातें इस बार हम लोग देख रहे हैं। पहली बात तो ये है कि आजाद भारत में पहली बार जो पहली कैबिनेट बनी है बिहार की, उस कैबिनेट में कोई भी चेहरा अल्पसंख्यक वर्ग से नहीं है। जैसा कि जयशंकर जी भी अभी बोल रहे थे कि अगर चाहें तो नीतीश कुमार किसी अल्पसंख्यक को, किसी मुस्लिम को अपने कैबिनेट में इनकी जगह पे ले सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल मेवालाल चौधरी को लेकर के ये था कि जिसके ऊपर शिक्षा के मामले में घोटाले का आरोप था, उसी को शिक्षा मंत्री बना दिए। ये कहां तक उचित है और क्यों ऐसा उन्होंने किया? जिस नीतीश कुमार ने 2017 में, जो कि अभी हम प्रोफाइल दिखा भी रहे थे, उस आधार पे बता रहा हूं कि आखिर क्या है आरोप मेवालाल चौधरी के ऊपर, उस पे आपने अभी देखा। जो हमारे साथी बाद में जुड़े हैं उनको बता भी दूं कि जो आरोप है वो गंभीर आरोप है। और आरोप ये है कि बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जो अनियमितता हुई थी, घोटाला हुआ था, नियुक्तियों में अनियमितता की बात है, उसमें मार्किंग की बात है, तमाम चीजें हैं। वो जो अनियमितता है उसके आधार पे उनके ऊपर कई अलग अलग धाराओं पर जो है मामले दर्ज हैं। और ये मामले उस समय जो तत्कालीन राज्यपाल थे, जो अब राष्ट्रपति हो गए हैं, रामनाथ कोविंद, उनको जो इन्हीं के कुछ साथियों ने, यानी कि सियासी दल के कुछ साथियों ने, जिसमें जीतन राम मांझी भी शामिल थे, इन लोगों के कहने पर इनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई थी। और उसके बाद में फिर नीतीश कुमार ने अपने कैबिनेट से निकाल दिया था इनको, माफ करें, मिलने से, पार्टी से निकाल दिया था। और उस समय चूंकि ये कैबिनेट में नहीं थे, पार्टी से निकाल दिया था। और दूसरी चीज ये थी कि इनसे मिलने तक से इनकार कर दिया था नीतीश कुमार। लेकिन अब मामला जो है वो गंभीर हो चला। 2 घंटे के अंदर शिक्षा मंत्री महोदय को इस्तीफा देना पड़ा। उनके ऊपर जो गंभीर आरोप है, न सिर्फ ये आरोप, उनके ऊपर अपनी पत्नी की हत्या का आरोप भी है। और नीता चौधरी, आपको पता है, वो जल करके उनकी मौत हुई थी, मृत्यु हुई थी। और कहा जाता है कि गैस सिलेंडर फटने से उनकी मौत हुई थी। लेकिन उसको लेकर के भी अभी हमने एक चिट्ठी भी दिखाई, जो कि पूर्व आईपीएस हैं बिहार में,
अमिताभ कुमार दास जो हैं, उनकी जो चिट्ठी है वो बहुत कुछ कहती है और उन्होंने डीजीपी को चिट्ठी लिखी थी और उनका कहना था कि इसकी जांच हो और जांच में दूध का दूध और पानी का पानी पता चल जाएगा। और गंभीर आरोप, अपनी पत्नी की हत्या का आरोप भी इनके ऊपर है। अब इतने आरोपी, गंभीर आरोप उनके ऊपर, उसके बाद उनको शिक्षा मंत्री बनाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और आपको याद होगा कि जब आज ही सुबह जब जा रहे थे अपना पदभार ग्रहण करने के लिए, माननीय मेवालाल चौधरी जी शिक्षा मंत्री का पदभार ग्रहण करने के लिए, उस वक्त उनसे जब पूछा गया कि आपके ऊपर इतने गंभीर आरोप हैं, और तो उन्होंने कहा कि जितनी भी बातें हो रही हैं ये सब बकवास हैं और जो लोग इस पर बात कर रहे हैं उनके ऊपर हम मानहानि का दावा करेंगे, मुकदमा करेंगे। लेकिन मानहानि का मुकदमा तो दूर की बात, उन्हें खुद ही इस अपने पद से 2 घंटे के अंदर बाहर हटना पड़ा। और उसके बाद आप देख रहे हैं कि मेवालाल चौधरी जो हैं अब नीतीश कुमार की कैबिनेट में नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि नीतीश कुमार ने आखिर ऐसे दागदार मंत्री को अपने कैबिनेट में जगह क्यों दी, ऐसे एक दागदार एमएलए को मंत्री क्यों बनाया, यह सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन एक यही दागदार नहीं है, और भी कई चेहरे हैं जो दागदार हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या दूसरे जो बाकी जो दागदार हैं उनको कब हटाएंगे, उनसे कब इस्तीफा लिया जाएगा। और तीसरा सवाल ये कि आखिर किसके दबाव में ये सब कुछ हो रहा है। और चौथी बात ये कि सुशील कुमार मोदी जो इस वक्त बिल्कुल हाशिए पर हैं बीजेपी में, उनके आपको पता ही होगा कि जिस दिन खासकर 16 तारीख को हमने देखा शपथ ग्रहण समारोह में उनको कहां बैठाया गया था, जो आदमी पिछले 15 साल से उप मुख्यमंत्री के पद पे रहा हो, और उस आदमी को आप जगह भी नहीं देते हैं पहली पंक्ति में। ये सबसे बड़ी बात है। और लेकिन जैसा कहा जा रहा है, ये भी सियासी गलियारों से खबर आ रही है कि नीतीश कुमार ने अपने दोस्ती धर्म का पालन करते हुए उन्हें उनके बंगले से उन्हें न विदा किया जाए, उनका जो सम्मान है उसका आदर होता रहे, तो इसके लिए उन्होंने उनके लिए एक अलग व्यवस्था कर दी है। और इस व्यवस्था के तहत सुशील मोदी अपनी जगह पे बरकरार रहेंगे, लेकिन वो उप मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। लेकिन आगे क्या कुछ होगा सुशील मोदी का, ये देखने वाली बात होगी। और ये समझना बहुत जरूरी है कि इस वक्त हम जैसा जान रहे हैं, देख रहे हैं कि बिहार की राजनीति, जैसा लगातार हम बात करते आ रहे हैं, न्यूज पॉइंट में भी, इससे पहले लोक पर्व में भी बात कर रहे थे कि बिहार की राजनीति में बहुत कुछ होने वाला है। सीबीएस कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं, वजह फरमा रहे हैं जयशंकर गुप्त जी, विमलेश कुमार जुड़े हुए हमारे साथ में, योगेश यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कोर्ट कब जाएगी मुझे ये बताओ, ये पूछ रहे हैं। तो कोर्ट की तैयारी 2-3 दिनों के अंदर इनको करनी थी तेजस्वी यादव और उनकी टीम को, उनकी पार्टी को। अब ये पता करना होगा कि क्योंकि लीगल चीजों में अगर वो जाते हैं, आपको पता ही है, ये उन्होंने ऐलानिया तौर पे कहा है कि हम कोर्ट जाएंगे, लेकिन कोर्ट किस दिन जा रहे हैं ये खबर भी जैसे ही आएगी, ये खबर हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। विमलेश जी, बहुत सारे हमारे साथी पूछते हैं, योगेश यादव पूछ रहे हैं, तो ये भी हम आपको बताएंगे। मोहम्मद नाजिम हैं, वो जुड़े हुए हमारे साथ में, वो कह रहे हैं कि नीतीश जी बहुत समझदार हैं और उनको पता भी है कि बीजेपी मेरे साथ क्या कर सकती है, वो बखूबी जानते हैं, इनका कहना है। ये मोहम्मद नाजिम का कहना है। मोनाजिर अंसारी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा अरमान खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुपर न्यूज जुड़े हुए हैं। उसके अलावा मोहम्मद फिर असलाम अंसारी हमारे साथ में हैं, बिमलेश जुड़े हुए, लव कुमार जुड़े हुए हैं, मोहम्मद रजा हमारे साथ में है, काली माई बेतिया बतख हमारे साथ में है कि सर ऐसे लोगों को वोट कौन देता है। यही तो बात है कि ऐसे लोगों को आखिर वोट कौन देता है और जीत कर कैसे आते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इसी पे तो हम जब सवाल करते हैं तो ईवीएम की चर्चा आ जाती है और बार बार। और आपको बता दूं कि ईवीएम की गूंज न सिर्फ यहाँ है, ईवीएम की गूंज जो है वो अमेरिका में भी है। एक प्रसंग अभी चूंकि ईवीएम का निकला है तो मैं आपको इसमें इस चर्चा में जोड़ता चलूं कि कल परसों खासकर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं कि अब पूर्व राष्ट्रपति हो चुके हैं और इलेक्टेड राष्ट्रपति अमेरिका के जो बाइडेन हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जो वोट ईवीएम के थ्रू, ये ईवीएम वहाँ दूसरे ढंग का है, जो मतलब कि जो पोस्टल बैलेट हैं
और उसको भी ईमेल और ईवीएम के थ्रू उसका इस्तेमाल हुआ है। और ऐसे 27 लाख वोट जो हैं ईवीएम के थ्रू पड़े थे, जो मेरे पक्ष में नहीं आए, उन वोट्स को डिलीट कर दिया गया और उसमें हमारे पक्ष में हो सकता था, मैं जीत सकता था। तो ईवीएम पे उन्होंने भी, और ईवीएम बनाने वाली जो वहां की जो कंपनी है उसके ऊपर भी उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं। तो ये एक बड़ा मामला है और ईवीएम की चर्चा यहां से लेकर के, क्योंकि अमेरिका में पूर्ण रूपेण ईवीएम से वोटिंग नहीं होती है, लेकिन चूंकि बैलेट पेपर में ईमेल के द्वारा कोडिंग भेजना और तमाम चीजें, वो सब कुछ वो कागज के थ्रू नहीं होता है, वो भी मशीन के द्वारा ही है। इसीलिए वहां पे भी ईवीएम पे सवाल उठाए जा रहे हैं और ऐसे जो नॉर्मल वोटिंग जो हुई है अमेरिका में होती आ रही है, वो बैलेट पेपर से हो रही है। तो ईवीएम पे सवाल उठाते हैं लोग और अमेरिका में भी इसकी गूंज है। और जब हम यहां जैसे सवाल कर रहे हैं हमारे एक साथी कि आखिर क्या कारण है कि यहां पे भारत में ऐसे लोगों को, दागदार लोग जैसे कि मेवालाल चौधरी हैं, ऐसे लोग कैसे जीत कर आ जाते हैं, तो ये बड़ा सवाल है और इसी सवाल का जवाब हम चाहते हैं। और हमारे साथ जो साथी जुड़े हुए हैं, आप भी हमारे साथ इस चर्चा में भाग लीजिए। सुपर न्यूज हमारे साथ हैं, विपिन कुमार हमारे साथ में हैं, निजाम खान हमारे साथ में हैं, कई सारे साथी सुपर न्यूज कह रहे हैं कि ईवीएम को कैसे हटाए, ट्विटर ट्रेंड करो, ये ट्विटर पे ट्रेंड कराने की बात कह रहे हैं। तो अलग अलग विचार भी आ रहे हैं। एहसान को कौसमी मधेपुरा कोसी टाइम्स से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फिर शहनाज अंसारी भी जुड़े हुए हैं, फिर असद जुड़े हुए हमारे साथ में, मोहम्मद तौफीक रजा हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। नीतीश कुमार कोई दाग नहीं है क्या, नीतीश कुमार पर कोई दाग नहीं है क्या, तौफीक रजा पूछ रहे हैं। तो नीतीश कुमार पे डायरेक्ट दाग, अगर ऐसे कहें तो डायरेक्ट दाग जैसा कि मेवालाल के ऊपर में था वैसा दाग नहीं है, लेकिन उनकी सरकार पर दाग है और कई सारे दाग हैं। सबसे बड़ा दाग आप देखिए कि मुजफ्फरपुर कांड है, ये इससे बड़ा दाग नहीं हो सकता कि बालिका गृह। लेकिन जयशंकर जी, और भी मैं चर्चा को आगे बढ़ाना चाहूंगा और ये बहुत ही सही सवाल तौफीक रजा ने पूछा है, इस पे मैं चाहूंगा थोड़ी सी चर्चा आप करें कि नीतीश कुमार पे दाग नहीं है क्या? नहीं, अब लोग तो यही कहते हैं कि साहब नीतीश कुमार किस मजबूरी में भाजपा के साथ दोबारा गए, तो सिर्फ कुर्सी और सत्ता की बात नहीं थी, वो कहीं ना कहीं कोई उनकी कमज़ोर नस थी जिसको वो लोग, भाजपा के लोग दबा रहे थे। सृजन घोटाले में भी इनका नाम किसी न किसी रूप में तो आया था, इन्हीं के ज़माने में तो हुआ था। तो इसलिए जो ट्रेजरी का पैसा किसी एनजीओ की महिला को दे दिया गया और वो पैसा फिर उसका इस्तेमाल वो अलग ढंग से करती थी, उसमें भाजपा के लोग थे, उनको भी दिया, उनके सांसद थे उनको भी पैसा दिया था, उनके साथ उनके रिश्ते थे। सुशील मोदी जी की तो बहन का ही नाम आया था उसमें, फिर नीतीश कुमार का भी आया था। तो या एस्टीमेट घोटाला हुआ, एस्टीमेट घोटाले में भी कहीं न कहीं से नाम आया था। नल जल घोटाला हुआ, मतलब कई तरह के घोटाले हुए हैं। लेकिन अब वो वही है कि जब आपकी सरकार जब तक रहती है तब तक तो आप ईमानदार बने ही रहते हैं ना, और जब सरकार जाएगी या कोई बीच में कभी कोई विस्फोट होगा, जब खबरें आने शुरू हो जाएंगी लोगों को, अभी तो मीडिया तो सब विज्ञापनों के बोझ तरह दबी हुई है, तो कैसे कोई मीडिया तो जल्दी हिम्मत नहीं करेगा कि कोई इस ढंग की कोई बात भी करे। और एक हत्या का भी कोई मामला है जो इनके ऊपर है, वो भी लंबित है, वो जमानत पे होंगे मेरे ख्याल से शायद। वो एक केस ये भी एक सुनने में आता था। तो ऐसे मामले तो हैं, लेकिन अब सवाल है कि उस ढंग से कोई, मतलब पब्लिक परसेप्शन में नीतीश कुमार का चेहरा कोई बहुत ज़्यादा दागदार नहीं है, दागदार चेहरा नहीं है। आरोप तो है ही हैं, और सबसे बड़ी आपके सरकार में आपके मुख्यमंत्री रहते हुए घोटाले हो रहे हैं, यौन दुष्कर्म हो रहा है, बच्चियों के साथ दुष्कर्म हो रहा है। अभी जैसे ये हाजीपुर वैशाली में ही जो बच्ची को मार डाला, जला करके जिंदा जला दिया था, और उसकी खबर तक नहीं आने दी गई थी, किसके जरिए रोकी गई थी, इसकी जांच भी कराकर नीतीश कुमार को बताना चाहिए कि भाई क्यों, कैसे, किन परिस्थितियों में हुई। चुनाव से एक दिन पहले ही घटना होती है और उसका अगले चरण पे कोई असर न पड़े, इसके लिए उसको दबा दिया गया। तो इस तरह की बहुत सारी बातें हैं। मतलब तो ऐसा देखिए, या तो फिर आप धृतराष्ट्र हैं जी, आप आंखें बंद करके आप काम कर रहे हैं, आपको कुछ नहीं है, आप सरकार बस चला रहे हैं, या फिर आपकी मिली भगत है, कुछ ना कुछ तो है। कहीं ना कहीं आप कह करके बच नहीं सकते कि हमारा चेहरा ये नहीं साफ है, पाक साफ है। आप ये बात कह करके कोई भी जनता दल यू का कोई भी प्रवक्ता या कोई नेता कह करके नहीं बच सकता है, क्योंकि आपके शासन में, ये आपके सुशासन में, इन्वर्टेड कामा, आपके सुशासन में ये सारी बातें होती रही हैं, घटनाएं होती रही हैं। भाई मंजू वर्मा के पति उसमें अभियुक्त थे, मंजू वर्मा को मुजफ्फरपुर कांड के लिए आपने मंत्री पद से हटा दिया जी। अब उनको हम दागी माने या उनको फिर आपने विधानसभा का टिकट दे दिया
वो हार गई चुनाव, टिकट तो दिया आपने ना, तो इसका मतलब कि आपने तो उनको निर्दोष मान लिया, बिल्कुल बेदाग मान लिया। तो ये या तो धृतराष्ट्र कर सकता है या फिर मिला हुआ कोई और कर सकता है, न कहीं किसी दबाव में है। तो इन सब बातों को देखते हुए तो देखना ही पड़ेगा, जांच तो होनी चाहिए, सामने आएगी बहुत सारी बातें अभी तो आएंगी। अगर तेजस्वी यादव अपने ऊपर अडिग रहे, जैसे आज सुशील मोदी जी का एक ट्वीट देख रहा था मैं कि कहा कि साहब अब तेजस्वी यादव को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। तेजस्वी यादव को किस चीज़ से इस्तीफा देना चाहिए जी? वो तो मंत्री मुख्यमंत्री तो है नहीं, विधायक हैं, तो पहले मेवाला चौधरी का विधानसभा से इस्तीफा दिला दीजिए, फिर उसके बाद जनता तय कर लेगी। अगर सुशील मोदी की ही बात मानी जाए, अजय आलोक की ही बात मानी जाए कि राबड़ी देवी इस्तीफा दे दें, तेजस्वी यादव इस्तीफा दे दें, तो पहले मेवाल लाल चौधरी से शुरू करिए ना, क्योंकि उनको ताज़ा ताज़ा अपने मंत्री पद से हटाया है, तो उनको विधानसभा की सदस्यता इस्तीफा दिला दीजिए, प्रत्याग करा दीजिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ा जाए। बिल्कुल। तो तेजस्वी यादव से इस्तीफा मांगने वाले पहले ये देखें कि बाकी जो उनके घर में वही है कि आप अगर दूसरे के घर के ऊपर पत्थर मारते हैं तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि आपका घर जो है वो शायद शीशे का तो नहीं है। तो यही बात है कि यहाँ हम लगातार देख रहे हैं कि जिस प्रकार अभी जो कैबिनेट है नीतीश कुमार की, उस कैबिनेट में जितने दागी हैं, जिस प्रकार के आपराधिक गंभीर आपराधिक मामले हैं, ऐसे मामलों से कैसे बचें और इन दागदारों से कैसे छुटकारा पाएं, नीतीश कुमार, ये सबसे बड़ा सवाल है। और जब उंगलियां दूसरों के ऊपर आप उठाते हैं तो कहा जाता है कि 3 उंगली आपके ऊपर भी उठती है। तो ये समझना होगा नीतीश कुमार को भी, जो लगातार कहते थे कि हमारी सरकार जो है वो भ्रष्टाचार मुक्त है, हमने सुशासन दिया है, जंगल राज आपको चाहिए कि सुशासन बाबू का राज चाहिए, लेकिन यहां पे स्थिति जो दिख रही है वो लगातार दूसरे ढंग की दिख रही है और कथनी और करनी में बहुत फर्क दिखाई दे रहा है इस वक्त बिहार की सरकार में। और आखिर किसकी वजह से और किसके दबाव में नीतीश कुमार काम कर रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। और अगर हम ये देखें, अगर कहें खुल करके कि बीजेपी के दबाव में है, तो आखिर वो कौन सा दबाव है? बीजेपी के दबाव में आखिर कौन सा दबाव है कि आप किसी दागी को मंत्री बनाते हैं, किसी दागी को टिकट देते हैं और उसके बाद वो जीत के आए या ना आए, उसे कई लोग ऐसे भी हैं जिनको कि आप अपने यहाँ जगह भी देते हैं, या दूसरी तरफ आप जो आपका दोस्ती धर्म है उसका पालन भी करते हैं। तो ये सब कुछ क्या है, ये समझने की बात है, यही हम यहाँ समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे जितने साथी जुड़े हुए हैं अलग अलग सवाल भी कर रहे हैं। सीवीएस कुमार लिख रहे हैं कि इस्तीफे पर तेजस्वी और बड़े नेताओं के क्या कमेंट आए हैं जी, ये पूछ रहे हैं। तो इस्तीफे पर तेजस्वी यादव तो लगातार इस्तीफा मांग रहे हैं और सबसे शुरू में हमने आपको बताया भी कि तेजस्वी यादव ने, तारिक अनवर का बयान भी आया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि मैंने कहा था ना कि आप थक चुके हैं, इसीलिए आपकी सोचने समझने की शक्ति क्षीण हो चुकी है, जानबूझकर भ्रष्टाचारी को मंत्री बनाया, थू के बावजूद पदभार ग्रहण कराया, घंटे भर बाद इस्तीफे का नाटक रचाया, असली गुनहगार आप हैं, यानी कि नीतीश जी आप हैं। ये मैं जो पढ़ रहा हूं ये तेजस्वी यादव का ट्वीट पढ़ रहा हूं। आपने मंत्री क्यों बनाया? आपका दोहरापन और नौटंकी अब चलने नहीं दी जाएगी। अब ये आखिरी जो सेंटेंस है इनका, ये सोचिए, आपका दोहरापन और नौटंकी अब चलने नहीं दी जाएगी। तो इसका क्या मतलब माने? इसका मतलब यही माने कि या तो आप इस्तीफा दे दीजिए या आप तैयार रहिए एक ऐसे आंदोलन के लिए जिसमें हम आपकी कुर्सी छीनने के लिए तैयार रहेंगे। क्या जयशंकर जी? नहीं, जन दबाव तो एक चीज होती है ना, जो जनता से आपके किए हुए वायदे हैं उनको लेकर के अगर फोरफ्रंट पे आते हैं, जनता को लामबंद करते हैं, धन्यवाद यात्रा के जरिए वो पूरे बिहार में घूमते हैं और मुद्दों से हटते नहीं हैं जी, तो यकीनन ये सरकार तो देखिए, विधायकों की संख्या अभी है आपके पास, हालांकि वो कब उसमें से 2-4 इधर उधर खिसक जाएं तो ये जो अपना MIM के विधायक हैं वो जाहिर सी बात है कि इसी सेकुलर फ्रंट के साथ ही रहेंगे, वो उधर तो हिम्मत नहीं होगी उनके सीधे सीधे चले जाने की जी। और ये मतलब जो 5 विधायक MIM के 5 उनके हैं, या LJP का एक विधायक है या और इधर उधर के 1-2 इंडिपेंडेंट भी हैं। तो जो देखिए परिस्थितियां क्या बनती हैं उस पर बहुत सारा मुनसर करेगा, लेकिन अभी हम उसको ना भी माने, लेकिन जनता का दबाव बहुत बड़ी चीज होती है। जनता के दबाव में आपने देखा होगा गुजरात में चिमन भाई पटेल की सरकार को इस्तीफा देना पड़ा था, जब मूवमेंट चल गया था, वहाँ नवनिर्माण आंदोलन चला था तो उस समय, और यही बिहार में हुआ था जब अब्दुल गफूर की सरकार तो इस्तीफा नहीं दिया, उसको बर्खास्त नहीं किया था इंदिरा गांधी ने, लेकिन उसका नतीजा क्या हो गया था जी, संपूर्ण क्रांति आंदोलन पूरे देश भर में चल गया था
और सिर्फ गफूर साहब नहीं बल्कि इंदिरा जी की भी सरकार इमरजेंसी के बाद चली गई थी। तो जनता, लोकतंत्र में असली ताकत जनता के पास है जी। जनता अगर जागरूक हो गई, जनता अपने प्रतिनिधियों से, अपने नेताओं से, अपनी सरकार से सवाल करने शुरू कर दे कि भाई आपने हमसे ये वादे किए थे, आपने हमसे ये थोड़ा कहा था कि हम मेवालाल चौधरी को मंत्री बना देंगे, जो भाई हम तो नियुक्ति मांग रहे थे, तेजस्वी यादव कह रहे थे कि हम 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे, आप लोगों ने कह दिया कि नहीं हम 19 लाख लोगों को रोजगार और नौकरी दोनों देंगे जी। तो उन लोगों ने भरोसा इसलिए किया कि भाई आप ठीक है, आपकी सरकार केंद्र में भी है और पटना में भी बन जाएगी, तो दोनों मिलकर के आप 19 लाख लोगों को रोजगार दे देंगे, और मोदी जी 2 करोड़ लोगों को दे ही रहे हैं रोजगार। तो ये सब मिला जुला के, लेकिन अब रोजगार की व्यवस्था ऐसे आदमी से आप करवाएंगे, ऐसे लोगों की शिक्षा बिहार में होगी, ऐसे लोग शिक्षा करवाएंगे, शिक्षा मंत्री बना देंगे जो नौकरियां बेचने के आरोप में बर्खास्त हुए थे। तो ये तो अद्भुत बात है। तो इसलिए कह रहा हूं कि जनता को ये हक है, और अगर तेजस्वी यादव पूरे बिहार में घूमना शुरू कर दिया, उन्होंने जनता को लामबंद कर दिया, युवाओं को जो सपने दिखाए गए हैं और वो सपने पूरे नहीं हो रहे हैं उनको लेकर के इशू बना लिया, मुद्दा बना करके वो संघर्ष की राह पे चल पड़ेंगे, तो जाहिर सी बात है कि सरकार बहुत कमज़ोर होगी, क्योंकि बहुमत इसके पास कोई बहुत मजबूत बहुमत नहीं है और उसमें तो कमजोरी होगी ही होगी। हो सकता है जन दबाव से कुछ लोग इधर से उधर भी हो जाएं, कोई आश्चर्य की बात नहीं है जी। तो कुछ लोग इधर से उधर हो जाएं, लेकिन जब पासा पलटता है, पारी जो है इधर से उधर जाती है तो बहुत कुछ हो जाता है। और ऐसा हम लोगों ने, हम आप जितने भी हैं हमारे साथ आप लोग जुड़े हुए, आप सब जानते हैं कि अभी जो स्थिति है, आप नॉर्मल सा एक सिचुएशन देखिए कि जो 8 सीटें हैं, यानी कि हम और वीआईपी की जो 8 सीटें हैं, 4 हम और 4 वीआईपी, इनकी मजबूरी थी कि हमसे एक को मंत्री बनाना और एक वीआईपी से मंत्री बनाना, और वीआईपी से जिनको आपने मंत्री बनाया यानी कि मुकेश सहनी को, वो हारे हुए हैं और 8वीं पास हैं उनके हलफनामे के अनुसार। तो आपने उनको मत्स्य विभाग और पशुपालन दे दिया है, बहुत अच्छी बात है, आपने दे दिया, वो बीजेपी के कोटे से हैं। और दूसरी तरफ हम जो है मतलब कि जीतन राम मांझी के बेटे, वो साफ दिखाई दे रहा है कि जेडीयू के कोटे से उनको मंत्री बनाया गया है। लेकिन ये कब पासा पलट जाए, ये भी देखने वाली बात होगी। और सबसे बड़ी बात यह होगी कि तेजस्वी यादव और उनकी टीम महागठबंधन एकजुट रह करके किस हद तक, कितनी देर तक इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे, ये सबसे बड़ी बात होगी। हालांकि जितनी सीटें अभी हैं 110 सीटें, लगभग इतनी सीटें पिछली बार भी थी इनके पास में सरकार जाने के बाद। और क्योंकि 178 सीटें टोटल आई थी, जिसमें से 71 इनके पास थी, मतलब जेडीयू के पास में, वो 71 लेकर के बाहर चले गए, एनडीए में चले गए। तो बाकी जो सीटें बची हुई थी 108 सीटें, वो तो उस समय भी थी, इतनी मजबूती के साथ उस समय भी थे ये सरकार में। लेकिन वही कि उस समय उन्होंने उसको इशू नहीं बनाया उस ढंग से। हाँ, लेकिन उस समय इशू नहीं बनाया। विपक्ष की भूमिका जो निभानी चाहिए थी, जो अग्रेसिव और मजबूत विपक्ष और मुद्दों पे आधारित विपक्ष जो है, विधानसभा से लेकर के सड़कों तक जो दिखना चाहिए था, वो पिछले 5 साल के कार्यकाल में नहीं दिखा था। इस बार शुरुआत चूंकि कर दी है तेजस्वी यादव ने, और हो सकता है कि उस समय थोड़ा बच्चे भी थे और लगा होगा कि साहब अभी पिताजी तत्काल जेल में भी गए हैं, तो थोड़ा लोगों का ये भी रहता होगा। लेकिन अब चूंकि वो सीख गए हैं, सब समझ गए हैं, तो इसलिए अगर उन्होंने इशू बनाना शुरू कर दिया है तो इसका वेलकम करना चाहिए। देखिए, लोहिया कहते थे, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते थे, जिंदा कौमें 5 साल तक इंतजार नहीं करती हैं। बिल्कुल, मतलब जो जीवित कौम है, जो जिंदा दिल लोग हैं, जहाँ के लोग जागरूक हैं, वो 5 साल चुन करके कि 5 साल हम बैठे रहेंगे इंतजार करेंगे, ऐसा नहीं होता है। लोकतंत्र में संसद या विधानमंडल के अलावा सड़कें भी होती हैं, सड़क से भी जनतंत्र के रास्ते खुलते हैं, और ये लोग तो वही करते भी रहे हैं ना। तो अगर तेजस्वी यादव आते हैं, जैसे लोहिया ये भी कहते थे कि अगर सड़कें खामोश हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाएगी। तो अगर सड़क पे जागरूकता बढ़ेगी, सड़क पे आंदोलन, जन आंदोलन शुरू होंगे, तो विधानमंडल पर भी दबाव बनेगा और संसद पर भी दबाव बनेगा। तो अगर इस काम को शुरू कर दिया तेजस्वी यादव ने, और कांग्रेस भी उसमें सहभागी रही, साथ साथ मिलकर के इन्होंने किया काम, पटना से लेकर के दिल्ली तक, तो हमको लगता है कि हालात बदलने में बहुत देर नहीं लगेगा। क्योंकि देखिए, इन्होंने सुनियोजित ढंग से जिस ढंग से बनाया है अपना कुनबा, जो ताना बाना बुना है, राजग ने बुना है, तो वो झूठे वादों पे, जुमलों पे आधारित है जी। अभी तक कोई भी ठोस वादा कभी इनका एक भी पूरा नहीं हुआ है। सिर्फ अगर तेजस्वी यादव और कांग्रेस के लोग, राहुल गांधी भी, बाकी बातें छोड़ दीजिए, सिर्फ इनके वादों को ही एक एक करके पकड़ करके अगर सामने आना शुरू हो जाए कि भाई साहब आपने ये कहा था,
आपने ये कहा था, आपने तो कहा था कि ये बिहार में कहा था मोदी जी ने कि हम अब संसद में कोई भी अपराधी चेहरा दिखाई नहीं देगा और उसके बाद हमारी कोशिश होगी कि राज्यों के विधानमंडल में भी कोई क्रिमिनल फेस नहीं हो। हम जितने भी अपराधी मतलब जो दागदार चेहरे हैं जिनके ऊपर आरोप है अपराध कर्म के, उनका फास्ट ट्रैक अदालतों से हम निपटान करवाएंगे और जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे कि ये सारे चेहरे बाहर हो जाएं। एक चेहरे का नाम बता दीजिए मोदी जी, एक चेहरे का नाम बताइए। जैसे आप बता रहे हैं कि एडीआर की रिपोर्ट में है कि 8 लोग तो बिहार की सरकार में ही हैं, बिल्कुल। विधानसभा में कितने हैं उसको छोड़ दीजिए, मंत्रिमंडल जो आपका बना है, सुशासन के नाम पे जो मंत्रिमंडल बना है, उसमें 8 दागी चेहरे हैं, उसमें 8 ऐसे लोग हैं जिन पे गंभीर अपराध के आरोप हैं। तो वो वादा कहाँ गया? आप वैक्सीन की बात कर रहे हैं, तेजस्वी को याद नहीं आ रहा लगता है। आपने मुफ्त वैक्सीन देने की बात कही थी, वो कब देंगे आप बिहार के लोगों को, पूरे बिहार के लोगों को मुफ्त की वैक्सीन? क्योंकि बिहार के लोगों ने तो वैक्सीन से बात जो है छठ पूजा पे थोड़ी सी चर्चा इसलिए करना चाहूंगा कि वैक्सीन यानी कि कोरोना यानी कि वैक्सीन, यानी इस महामारी से निपटना है तो वैक्सीन चाहिए, और वैक्सीन अगर हम जीत के आएंगे तो आपको फ्री में देंगे बिहार के लोगों को। बिल्कुल उन्होंने कहा था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर वैक्सीन तो दूर, कोरोना की महामारी से बचने के उपाय जो हैं बताए जा रहे हैं, उसमें ये भी बता रहे हैं कि नहीं जी आप जो है छठ पूजा अपने अपने घर में कीजिए। कई लोग जिनके घर में छठ पूजा होती है वो उनको कहा जा रहा है घर में कीजिए, बहुत अच्छी बात है, उसमें कोई बुराई नहीं है, आप घर में कीजिए। पहले भाषा में क्या कर रहे थे? लेकिन मैं चाहूंगा कि उनके उस भाषण को अगर अभी दिखा पाए तो मोदी जी के उस भाषण को इस वक्त दिखाया जाए जो उन्होंने चुनाव प्रचार अभियान के दौरान कहा था, और उसमें उन्होंने बड़े बड़े दावे किए थे माताओं और बहनों से, बिहार के लोगों से, माताओं और बहनों से कि आप तैयारी कीजिए जी छठ पूजा की, और हम आपका बेटा जो है वो दिल्ली में बैठा है ना। तो ये जो उन्होंने कहा था ये मैं चाहूंगा कि अगर दिखा पाए तो इसको दिखाएं। लेकिन जब कोरोना वैक्सीन की बात हो, जैसे हमारे प्रोड्यूसर दिखाएंगे तो आप ऐसे कोरोना के काल में अब किसी मां को वो चिंता करने की जरूरत नहीं है कि छठ पूजा को कैसे मनाएंगे। अरे मेरी मां, अरे तुमने तुम्हारे बेटे को दिल्ली में बिठाया है, क्या वो तुम्हारी छठ पूजा की चिंता नहीं करेगा? मां छठ पूजा की तैयारी करो, दिल्ली में तुम्हारा बेटा बैठा। तो आपने सुन लिया ना कि छठ पूजा की तैयारी करो, दिल्ली में तुम्हारा बेटा बैठा है। लेकिन छठ पूजा की तैयारी दिल्ली से लेकर बिहार तक और दूसरे जगहों तक, दूसरे स्टेट तक सब जगह तो हो रही है, लेकिन कोरोना की वजह से आपको ये कहा गया है कि आप ये जो छठ पूजा है वो घर में करें। तो ये घर में करें, बहुत अच्छी बात है। और लेकिन और अब ये देखिए ये भी कि छठ महापर्व 2020 पे ये बिहार की जो सूचना है, बिहार सरकार जिला प्रशासन पटना की सूचना है कि नदी घाटों पर अत्यधिक भीड़ की संभावना के मद्देनजर कोविड संक्रमण के खतरा को देखते हुए पटना शहरी क्षेत्र के गंगा नदी घाटों पर छठ पर्व आयोजन की सामान्यतः मनाही रहेगी, तथा ये श्रेयस्कर होगा कि सभी छठ व्रती यथासंभव अपने घर पर ही पूजा करें, जिनके लिए प्रशासन के द्वारा गंगा जल पहुंचाने सहित अन्य आवश्यक सहायता दी जाएगी तालाबों में। तो ये मूल रूप से जो बाकी मास्क लगाएं ये सब करें वो सब तो ठीक है, लेकिन इसको हटा दें। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि आखिर एक तरफ वैक्सीन की आप बात करते हैं, दूसरी तरफ ये जो वादे हैं, आप वादा कीजिए तो ढंग का वादा कीजिए जिसे निभा पाए। और ये छठ की बात इसलिए मैं मोदी जी का ये बयान जो था इस वक्त इसलिए आप लोगों को दिखाया क्योंकि जो वादे होते हैं झूठे जुमले की तरह होते हैं, वो आप मत कीजिए। कम से कम वोट देने के लिए, वोट मांगते समय कम से कम झूठ तो मत बोलिए। और ये मैं खुलेआम बोल रहा हूं कि आप झूठ बोलते हैं और जब झूठ पकड़ा जाता है तो आप कहते हैं कि ये तो जुमला था। लेकिन कब तक जनता आपको माने या कब तक ये आपके झूठ को जुमले की तरह स्वीकार करे? क्या कहेंगे जयशंकर जी? नहीं, देखिए इसमें मोदी जी की कोई गलती नहीं है। जब तक जनता उनके झूठ और जुमलों पे भरोसा करती रहेगी वो झूठ बोलते रहेंगे। वो पहले ही उन्होंने कहा कि 15 लाख रुपए आ जाएंगे साहब, सरकार आते ही इतना विदेशों में काला धन जमा हुआ है भारत के लोगों का, वो सब वापस आएगा और हर भारतीय के खाते में 15-15 लाख रुपए
पहुंच जाएंगे। अमित शाह जी ने कह दिया कि नहीं साहब, चुनाव में तो बहुत सारी बातें कही जाती हैं, वो तो जुमला था, चुनावी जुमला था। उसके बाद भी लगातार चुनाव हुए और हमने सबने जिताया उनको, प्रधानमंत्री बनाया। उन्होंने कह दिया था कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। तो रोजगार हर साल 6 साल में 12 करोड़ लोगों को रोजगार मिलना ही चाहिए था, तो मिलना चाहिए था। देश की स्थिति कहाँ चली गई? तो 12 करोड़ लोगों की तो नौकरियां चली गई होंगे, बेरोजगार हो गए होंगे इस कोरोना और नोटबंदी के बाद वाला अगर समय को देखा जाए, अगर पूरे आंकड़े निकाले जाएं। अब देखिए कितना बड़ा भ्रम फैलाया था पिछले दिनों कि साहब वो EPFO ऑफिस से पता चल रहा है कि कितनी नई नौकरियां मिली हैं लोगों को। आज मैं देख रहा था कि कितनी कमी हो गई। EPFO के जो ये थे अंशदाता थे, तो उनमें भारी कमी हो गई, तो वो आंकड़ा भी आपका झूठा हो गया। मतलब एक तो पहली बात की EPFO को चूंकि सरकार ने दबाव बनाया था, तो वहाँ लोग जमा कर रहे थे, सरकार भी कुछ लोगों का जमा कर दे रही थी, तो उसके आधार पे आपने बना लिया कि साहब बेरोजगारी दूर हो गई, लोगों को रोजगार मिला है। और अब तो वो भी खत्म हो गया, अब तो वो अंशदाता ही नहीं रहे, घट गए। तो अब कहाँ से है? रोजगार कार्यालयों में जो दर्ज आंकड़े हैं वो 8 से 10% की बात करते हैं, और बिहार में तो 35-40% की बात है, बेरोजगारी की बात है। तो 2 करोड़ रोजगार कहाँ चला गया? आपने कहा किसानों को हम 1.5 गुना लागत मूल्य का 1.5 गुना पैसा देंगे, खरीद मूल्य करेंगे, वो कहाँ चला गया? वादा कहाँ चला गया? फिर कहा नहीं 2 गुनी आमदनी कराएंगे, किसानों को 2 गुनी आमदनी कराएंगे, वो कहाँ चला गया साहब? मतलब एक से एक अगर वादों की फहरिस्त अगर तैयार करें राजीव जी, और उस पर चर्चा करना शुरू करेंगे, तो वाकई दुनिया में ऐसा कोई मिलेगा नहीं। हमारे जैसे सपनों के सौदागर, मतलब दिन में सपने बेच लेते हैं ये तो, कि कभी कुछ भी बोल करके कुछ भी लोग हैं। चूँकि मदारी का खेल देख करके हम बचपन में याद आता ना कि मदारी कहता था कि अब बच्चे का कलेजा निकाल करके दिखाएंगे, और सारी भीड़ आ जाती थी, झुंझुना बजता था और डमरू बजता था, उसके बाद जो है लोग पैसा वैसा फेंकना शुरू कर देते थे, मदारी अपना झोला उठा करके चल देता था। तो मोदी जी हर चुनाव दर चुनाव यही काम कर रहे हैं। हर चुनाव में वो कुछ न कुछ ऐसे जुमले फेंकते हैं, लोगों को पहुंचा देते हैं। उसके बाद शौचालय बना दिया। अब आप गांव में चले जाकर देखिए, जहाँ पीने पानी नहीं है वहाँ शौचालय की हालत क्या हो सकती है। तो एक से एक वादे जो हैं, एक से एक। अब कहते थे साहब कि मनमोहन सिंह की सरकार में साहब वो डॉलर जो है वो ICU में करा रहा है, हम आएंगे तो डॉलर की व्यवस्था को ठीक करेंगे। आज कितने का डॉलर है? 75 रुपए के करीब, 75 के ऊपर चला गया है जी। पेट्रोल और डीजल, मतलब एक उनके साथ एक लंपट बाबा है, वो कौन क्या योगा और क्या क्या करता है, वो सब योग के नाम पे धंधली करके वो सब बेचता है। हर चीज़, जींस पैंट भी अब वो बेचने लगा है। वो कहा किसी टीवी प्रोग्राम में कि साहब 35 रुपये लीटर पेट्रोल मिलेगा, मोदी जी बनेंगे प्रधानमंत्री तो 35 रुपये लीटर पेट्रोल मिलेगा। तो आप लोगों को मोदी जी चाहिए कि मनमोहन सिंह चाहिए? तो सब लोगों ने कहा कि साहब मोदी जी चाहिए। अब वो 35 रुपये खोज रहे हैं, बाबा भागा फिर रहा है इधर उधर। तो झूठे झूठे जो वादे तो मतलब इतने इस तरह के, मतलब इतने महारथी लोग हैं, बड़े बेशर्मी के साथ झूठ बोल देंगे और उसके बाद वो उसमें इफ एंड बट निकालना शुरू कर देंगे। अब जैसे अब देखिए, अब इनकी कोशिश यही होगी, ये 19 लाख की बात जो हो रही है, तो कहेंगे नहीं हमने नौकरी की बात नहीं की थी, हमने रोजगार की बात की थी। अब रोजगार में तो बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, उसी में मिलता ही रहता है। मतलब अगर अब जैसे वो ठेले पर भी कह दिया ना भाई साहब ने कि साहब वो जो ठेला लगाता है वो भी तो रोजगार है। अरे भैया, ठेला लगाने में आपका कोई योगदान नहीं है। ठेला तो पुष्ट दर पुष्ट लगा रहा है, बहुत पहले से लगा रहा है। ठेले वाले को आपकी सरकार ने अगर कोई सुविधा मुहैया कराई हो, पैसे दिए हों, सड़क पे बिना रोक टोक के जगह मुहैया कराई हो, तब तो बात समझ में आती है। लेकिन वो तो ठेला पहले से लगाता था, समोसा कचौड़ी और चाट पकौड़ी बेचता था ना। तो इसमें आपकी सरकार का आपका योगदान क्या है जी? तो लेकिन वही है कि जिस समय कोई थोड़ा सा सशक्त विपक्ष जो थोड़ा होमवर्क करके मजबूती के साथ सिर्फ इनके वादों को एक एक करके याद दिलाना शुरू कर दे और उसको लेकर के अगर जनता के बीच में जाए, जन आंदोलन खड़ा करे, तो ये सरकार बिहार की नहीं बल्कि केंद्र की भी कमजोर हो जाएगी जी। लेकिन काम जरूरत है कि जनता के बीच में मतलब सशक्त रूप से आप जाइए और उसके बाद जनता को एक जन आंदोलन खड़ा कीजिए, तभी होगा। लेकिन तेजस्वी यादव जी ने जो ट्वीट किया है वो रिमार्केबल है जयशंकर जी, क्योंकि आपको याद होगा शुरुआत में मैंने, जो साथी हमारे बाद में जुड़े हैं, मैं उनके ट्वीट को एक बार फिर से पढ़ के सुनाना चाहूंगा। उन्होंने सीधे नीतीश कुमार को लिखा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, जनादेश के माध्यम से बिहार ने ये
देखिए आप कि माननीय मुख्यमंत्री जी, जनादेश के माध्यम से बिहार ने हमें एक आदेश दिया है कि आपकी भ्रष्ट नीति, नियत और नियम के खिलाफ आपको आगाह करते रहें। ये इंपॉर्टेंट है कि भ्रष्ट नीति, नियत और नियम के खिलाफ आगाह करते रहें। महज 1 महीने से बात नहीं बनेगी, माफ करें, महज एक इस्तीफे से बात नहीं बनेगी। अभी तो 19 लाख नौकरी, संविदा और समान काम समान वेतन जैसे अनेकों जन सरोकार के मुद्दों पर मिलेंगे। जय बिहार, जय हिंद। ये जो है, ये बात न सिर्फ तेजस्वी यादव की कलम से और उनकी जुबानी होनी चाहिए, ये बात तमाम विपक्ष की तरफ से होनी चाहिए। और ये मैं आपको क्लियर बता देना चाहता हूं इस प्रोग्राम में कि किसी के खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए यहां नहीं बैठा हूं, लेकिन हम उसके लिए नहीं बैठे हैं, लेकिन एक मजबूत विपक्ष हमें चाहिए ताकि इस देश का भला हो। इसीलिए कह रहे हैं, सरकार किसी की रहे या जाए, लेकिन मजबूत विपक्ष जो होता है वो हमेशा चेक एंड वॉच करता है, वॉच डॉग की तरह होता है, जो आपको आगाह करता है। और मीडिया का काम भी वही है कि आपकी योजनाओं को, उसका क्रियान्वयन ठीक से हुआ कि नहीं हुआ, आप ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इन तमाम बातों पे हम आपको आगाह कराते चलें, आपको बताते चलें कि भाई साहब आप यहां गलत कर रहे हैं, यहां सही कर रहे हैं। लेकिन अब दुर्भाग्यवश ये है कि अगर आप गलत को गलत कहते हैं तो फिर आपके ऊपर उंगलियां उठने लगती हैं। कई तरह के आपके ऊपर या तो प्रलोभन दिए जाते हैं या दबाव दिए जाते हैं। तो और जयशंकर जी, एक लंबा अनुभव रहा है पत्रकारिता में आपका, आपसे बेहतर और भला कौन जान सकता है। हाँ, सही बात है। देखिए, तेजस्वी यादव ने संकेत तो यही दिया है कि हमको जो जनादेश मिला है वो एक मजबूत और आक्रामक विपक्ष के लिए जनादेश मिला है, तो हम उस भूमिका को निभाएंगे। उसको हम जैसे पहले ही दिन कह दिया था कि हम धन्यवाद यात्रा निकालेंगे और बताएंगे कि साहब आपने जो वोट दिया था वो कहीं और चला गया, उसका कुछ हिस्सा कहीं और चला गया। और दूसरा है कि जो सरकार ने जो वायदे किए हैं, नीतीश कुमार जी ने या भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो वायदे किए हैं, जो घोषणाएं की हैं, उन पर अमल कराने की जिम्मेदारी अब हमारी भी रहेगी। हम उन पर दबाव बनाएंगे, जनता का दबाव बनाएंगे कि वो अपने वादों पर अमल करें, या कह दें कि साहब ये हमने झूठ बोल दिया था, गलत बोल दिया था, जुमला ये भी जुमला ही था, हमसे संभव नहीं होने वाला था, हमने ऐसे ही वोट के लिए बोल दिया था। तो ये तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। वही है कि अगर ये काम जनता के बीच सड़क पर और जनप्रतिनिधियों के बीच सदन में जी, दोनों जगह अगर विपक्ष एकजुट होकर के, मजबूत होकर के ये बातों को उठाए, देखिए ये सब उठेंगे, सवाल आएंगे, सायादव यादव कौन से घोटाले में थे, तो कौन से, भाई आप उठा के बंद कर दीजिए ना। आपकी सरकार तो 17 के बाद भी तो सरकार आपकी थी ना। बिल्कुल, 3 साल आपकी सरकार, 3 साल आपकी सरकार थी, तो आप ये क्यों बोलते हैं बार बार कि वो ईडी ने किया है तो आप भी इस्तीफा दे दीजिए। अरे इस्तीफा क्या, आपके पास सबूत है, डॉक्यूमेंट्स है, आप उठा के बंद कर दीजिए। राबड़ी देव को बंद कर दीजिए, लालू जी को बंद किया है ना, तो आपसे तेजस्वी को भी, उनको भी बंद कर दीजिए, देखिए फिर क्या होता है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता है, आप खाली बोलते रहेंगे, जबानी जमा कर, राहुल गांधी भ्रष्ट हैं, तो सोनिया गांधी हैं, तो फलाना है। अब भाई आपकी सरकार के बावजूद अगर आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, हम लोग तो कब से इंतजार कर रहे हैं कि साहब रॉबर्ट वाड्रा और कौन किसका किस्सा उठेगा और वो जेल जाएंगे और ये होगा, जी और क्या बोलते थे आप, रोज बोलते ही हैं, उसके अलावा तो कुछ करते नहीं, कुछ खत्म हो गया। तो सब आज कहीं कुछ चर्चा भी नहीं है। तो एक ऐसा इन्होंने, चूंकि परसेप्शन पॉलिटिक्स के उस्ताद लोग हैं ये लोग, तो उन्होंने एक माहौल बना के रखा हुआ है। अब विपक्ष की भूमिका है कि चूंकि ठोस मुद्दों पे एक पहली बात तो अपनी क्रेडिबिलिटी कायम करें, विश्वसनीयता कायम करें, कोई ऐसा इशू ना उठाएं जिस पे कि आप हंसी के पात्र बने। जो जनता से जुड़े हुए इशूज हैं, जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उन पे सरकार को घेरने का काम करें, सरकार से उन पे अमल कराने के लिए सरकार पर दबाव बनाएं। अगर इस तरह का काम करेंगे तो जनता के बीच आपकी विश्वसनीयता बनेगी और एक विपक्ष की भूमिका नजर आएगी जी। उसमें सकारात्मक भी हो सकता है। सरकार अगर कुछ अच्छे काम कर रही है तो आप सरकार के अच्छे कामों का आप समर्थन करना चाहिए, उसमें कहीं दो राय नहीं है। विपक्ष का मतलब हर चीज़ में गाली गलौज करना या विरोध करना ही तो नहीं होता है, सकारात्मकता भी होती है। आप अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो आपका साथ विपक्ष दे, और साथ में अगर आप गलत कर रहे हैं या जो वादे किए हैं उसको निभाने का आप पर दबाव बनाएं, वो दबाव बनाएं। और जैसा तेजस्वी यादव ट्वीट कर रहे हैं, बिल्कुल सही ट्वीट उसी दिशा में माने, और उसी दिशा में वो चल रहे हैं कि आप बिल्कुल तैयार रहिए और यही कह रहे हैं। और जैसा
आज मेवालाल चौधरी को अगर इस्तीफा देना पड़ा है तो बड़ा योगदान ये बहुत तेजस्वी का बड़ा योगदान जो है वो तेजस्वी यादव और उनकी टीम, उनकी पार्टी का है, महागठबंधन का है, ताकि एक दबाव बनाने में ये लोग सफल रहे हैं। और यही कारण है कि हम कह रहे हैं कि क्या ये सरकार जो है वो गिर जाएगी, क्योंकि एक पहली दफा ये लग रहा है कि बिहार में कि कोई मजबूत विपक्ष सामने है इस वक्त। अब वो कब सरकार में आएगी ये बाद की बात है, लेकिन इस वक्त चूंकि ये विपक्ष है और बहुत ही मजबूती के साथ वो वॉचडॉग की भूमिका में है, बिल्कुल नजरें जो है वो गड़ाए हुए हैं, देख रहे हैं विपक्षी दल की आखिर नीतीश कुमार क्या कुछ कर रहे हैं, कहां गलतियां कर रहे हैं, और पहली गलती उन्होंने कर डाली है। नहीं, सरकार गिरेगी कि नहीं गिरेगी ये तो अलग बात हो सकती है जी, जैसा मैंने शुरू में ही कहा, लेकिन इस पहली घटना से इस सरकार का इकबाल जो है वो डोल चुका है, वो कमजोर पड़ चुका है, इकबाल बुलंद नहीं हुआ है। जैसे बार बार, हालांकि ये भी एक तरह की बेशर्मी ही है कि बार बार हमको जनादेश दिया, जनादेश आपको खाक दिया है। 71 एमएलए से घट करके आपको 43 एमएलए पे ला दिया और आप कह रहे हैं जनादेश है। यही जनादेश है? जनादेश तो या तो बीजेपी को है या फिर तेजस्वी यादव को है। बिल्कुल, अगर उस ढंग से देखा जाए सबसे बड़ी पार्टी तेजस्वी यादव का तो उन्हीं के लिए है, पहले नंबर की पार्टी तो वही थे, आरजेडी, या फिर उसके बाद है तो फिर बीजेपी को। आपको तो कहीं से भी नहीं है। बिल्कुल भाई, कांग्रेस को भी नहीं कर सकते, कांग्रेस के पास भी 27 सीटें थी, अब वो 19 पे आ गए, सिमट के गए हैं, तो उनको भी नहीं कर सकते। लेकिन आपकी दुर्गति तो उससे भी ज्यादा है ना। आप तो लगातार सरकार चलाते हुए आ रहे हैं, सत्तारूढ़ हैं आप, और आपकी पार्टी 71 से सिमट करके 43 पे आ गई है, और बड़े क्या उसको बोलेंगे, फख्र के साथ आप कहते हैं साहब जनादेश का पालन करते हुए हम सरकार बना रहे हैं। कौन सा जनादेश है? यही जनादेश है मेवालाल चौधरी का, इसी के लिए जनादेश मिला आपको। तो पहली कड़ी तो आपकी हो गई, टूट गई। अब उसके बाद देखते जाइए, धीरे धीरे ऐसे चलेगा, ऐसे बहुत सारे मामले आएंगे। बिल्कुल, तो कई सारे मामले आएंगे, और इसीलिए कह रहा हूं कि इन 14 में से 8 के ऊपर गंभीर माफ करें आपराधिक मामले और 6 के ऊपर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं जो मंत्री हैं। और इन गंभीर आपराधिक मामले वाले मंत्रियों को अगर देखें तो उनमें से एक, यानी कि 6 में से 1 विकेट गिर चुका है। अब 5 विकेट जो बाकी है वो कब गिरेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और अगर सुशासन बाबू को अगर अपनी टीम और अपनी जो छवि है उसको बरकरार रखनी है तो कायदे से इन सबसे इस्तीफा मांग लेना चाहिए, ताकि इस बार, और ये उनको बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि इस बार का विपक्ष जो है वो पिछला विपक्ष नहीं है जो आपको ऐसे छोड़ देगा। देखिए, इस मामले में एक और बात है राजीव जी कि मेवालाल चौधरी जी के मामले में सिर्फ त्यागपत्र की कोई बात नहीं है। त्यागपत्र तो आपने गलत काम किया था, आपने मंत्री बना दिया था, आपने इस्तीफा मांग लिया, दे दिया। उनके अपराध की उनको सजा मिले। उन्होंने जो क्राइम किया था उपकुलपति रहते हुए, जो फर्जी नियुक्तियां की थी, वो जमानत पे हैं, तो उस मामले की फास्ट ट्रैक सुनवाई करके उनको या तो बेदाग साबित हो, अदालत कह दे कि वो बेदाग है तो चलो ठीक है। बिल्कुल, उनकी पत्नी की जो रहस्यमय परिस्थितियों में जो मौत हुई थी, जो अमिताभ दास ने जो कहा है, उसकी भी जांच कराई जाए, उसकी भी तत्काल सुनवाई की जाए, क्योंकि अब उस मामले को भी 1 साल से ज्यादा होने जा रहा है, 1.5 साल करीब हो गया वो मामला, लेकिन उसमें क्या हो रहा है किसी को कुछ पता ही नहीं है। तो ये दोनों मामले हैं, इसको भी लेकर के विपक्ष को और तेजस्वी यादव को कि वो मुकाम तक पहुंचना चाहिए, ये निर्णायक मुकाम तक ये मामला पहुंचना चाहिए, तब जाकर के होगा कि हाँ वाकई आप सुशासन के प्रति समर्पित हैं या प्रतिबद्ध हैं या जो भी आप कहिएगा। क्योंकि सिर्फ करप्ट आदमी को पहले तो आपने गलत काम किया कि मंत्री बनाया, और फिर जब जन दबाव बढ़ा तो आपने उसको हटा दिया, लेकिन उसके करप्शन का फैसला कौन करेगा? उसके फैसले, उसके करप्शन के लिए उसको सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? तो लोकतंत्र का सबसे बड़ा तकाजा तो ये है, तो ये आपको करना चाहिए, अभी करना चाहिए। सरकार को बोलना चाहिए नीतीश कुमार को, साहब इसकी जांच हम जल्दी से जल्दी पूरा करवाएंगे और अदालत में मामला ये करवाएंगे। जी, तो ये बहुत कुछ बाकी है बिहार में, बिहार की सियासत में अभी बहुत कुछ बाकी है, और इसीलिए आप हमारे साथ बने रहिए। लगातार हम बिहार की सियासत पर चर्चा करते रहेंगे हर शाम 6:30 बजे, और उसके अलावा हम चर्चा अब वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल की भी करेंगे, क्योंकि आने वाले समय में पश्चिम बंगाल जो है वहां चुनाव होना, असम में भी चुनाव होना है, लेकिन पश्चिम बंगाल की सियासत जो है वो किस दिशा में जा रही है इस पर भी नजरें हमारी टिकी हुई हैं। और आप लोग आश्चर्यजनक ढंग से
देखेंगे कि बहुत सारी चीजें वहां जो हो रही हैं, वो उनमें सबसे बड़ी चीज है कि वहां पोलराइजेशन का खेल चल रहा है। और क्या पोलराइजेशन के दम पे बीजेपी वहां बाजी मारेगी, या ममता बनर्जी जो हैं अपने समीकरण जो है उनका उस समीकरण के आधार पर चुनाव जीतेंगी, और क्या वाम दल और कांग्रेस का गठबंधन जो हो रहा है इस बार वो क्या बाजी मार पाएगा। बहुत कुछ है पश्चिम बंगाल में भी, और वहां के पल पल की रिपोर्ट भी आपको देंगे। हमारे संवाददाता लगातार वहां से आप तक वहां की रिपोर्ट पहुंचाएंगे, और उसके अलावा हमारे साथ लगातार जयशंकर जी के अलावा और बहुत सारे साथी जिनको आपने देखा था बिहार चुनाव के वक्त, वो भी, और बहुत सारे लोग जो कि खासकर पश्चिम बंगाल और असम पे विशेषज्ञता रखते हैं, उनसे भी हम आपको जोड़ेंगे और चर्चा करेंगे। तो पश्चिम बंगाल पे भी नजर रहेगी हमारी, और आप जान रहे हैं कि लगातार अलग अलग घटनाएं आ रही हैं वहां से। कहीं किसी की हत्या हो जा रही है किसी कार्यकर्ता की, तो कोई किसी पे आरोप लगाता है, कोई प्रत्यारोप करता है, तो अलग अलग चीजें हो रही है, वार पलटवार सब कुछ देखने को मिल रही हैं। छिटपुट खबरें आप तक भी आ रही होंगी, लेकिन बिल्कुल पुख्ता खबरें जो हैं हम आप तक पहुंचाएंगे। इसीलिए हमारे साथ इस कार्यक्रम में आप रोज शाम 6:30 बजे जुड़िए। न्यूज पॉइंट के साथ में हम हर शाम अपने एक दो विशेषज्ञों के साथ जुड़ते हैं और चर्चा करते हैं। लेकिन बिहार की बात जो है वो अभी खत्म नहीं होगी। बिहार में क्या ईवीएम का मामला जो है वो कोर्ट पहुंचेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। हमें भी इंतजार है। कई सारे साथी हमारे पूछ रहे हैं लगातार कि कोर्ट में क्या हुआ, लेकिन आपको बता दूं कि अभी तक आरजेडी या महागठबंधन के लोग जो 21 विधायक जो हार गए हैं, जो विधायक बनते बनते रह गए, वो कोर्ट जाने वाले हैं। तो उनकी तैयारियां चल रही हैं, उनके पास अभी समय है, वो कोर्ट जा सकते हैं। और क्या वो जाएंगे, कब जाएंगे, अगर जाते हैं तो क्या कुछ होगा, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। और जैसा कि कह रहे हैं, जो हमारे पास खबर है उस आधार पे कि वो कोर्ट जाएंगे। अभी तक पक्का है कि वो कोर्ट जाने वाले हैं, कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन उसके अलावा हम जो बिहार के बाकी जो मंत्री हैं उनके साथ क्या कुछ होने वाला है, नीतीश कुमार कितने दबाव में हैं, इस पर भी हम चर्चा करते आ रहे हैं और करेंगे आगे। तो बहुत सारी बातें अभी हमारे दूसरे कार्यक्रमों में आप सुनेंगे, जो 6:30 बजे से 7:30 का हमारा समय होता है। आपसे कुछ समय कभी कभी ज़्यादा ले लेता हूं, जैसे आज ज़्यादा हो गया है। लेकिन हमारे साथ बहुत सारे साथी आज जुड़े, जिनका परिचय आप लोगों से नहीं करवा पाया। कुछ लोग जैसे प्रेम टमटा हमारे साथ में हैं, मकसूद कादरी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, मनोज यादव जुड़े हुए हैं जो कह रहे हैं बिहार मांगे तेजस्वी सरकार, मदीना का मुसाफिर जुड़े हुए हैं, थैंक्स कह रहे हैं, वाइपर एनटीआर हैं, बुंदू खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मकसूद कादरी हैं, फिर मोहम्मद बशीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फिर तालिब राज हमारे साथ, शैलेंद्र कुमार हमारे साथ में हैं, फिर चंचल कुमार हमारे साथ में, सीमा खातून हमारे साथ में, महागठबंधन जिंदाबाद कह रही हैं, अखिलेश यादव हमारे साथ में हैं, फिर सूर्या भाई हमारे साथ में हैं, संजय कुमार हैं, फिर हम हैं, हम तुम, फिर मुश्ताक आलम हमारे साथ में हैं, फिर अंश हैं, ओम प्रकाश शास्त्री, मिलन महाराज हमारे साथ हैं जो कह रहे हैं कि आपराधिक छवि वालों को कैसे मिलता है पार्टियों से टिकट, और चुनाव आयोग किस प्रकार करता है जांच तथा चुनाव लड़ने की देती है अनुमति। ये एक बड़ा सवाल है, लेकिन ये इस पे चर्चा हम करेंगे बिल्कुल कि आखिर टिकट की गुंजाइश उनके साथ क्यों बनती है। रबिया अंसारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वेरी गुड न्यूज कह रहे हैं, यदू हैं हमारे साथ में, फिर अल्ताफ हमारे साथ में, अंश कुमार हमारे साथ में हैं, सफ़ीक आलम हमारे साथ में हैं, मोहम्मद मोजामिल हमारे साथ में हैं, तो सदानंद कुमार हमारे साथ में, सौरभ कुमार हमारे साथ में हैं, कई सारे साथी, ऋषु कुमार हमारे साथ में बने हुए थे, तो प्रशांत कुमार हैं, जितने बर्थ काशी दलान आंदोलन ये हमारे साथ में, शबीर हमारे, रुपेश हमारे साथ में, अखिलेश हैं, तो बहुत सारे साथियों, दिवाकर हैं, शोएब हैं हमारे साथ में, डॉक्टर तारिक हमारे साथ में, बहुत सारे साथी जो जुड़े रहे हमारे साथ में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे साथ आप जुड़े, अपने विचार आपने साझा किया। कई लोगों के विचार आज मैं नहीं ले पाया, लेकिन एक गंभीर चर्चा हमने की कि क्या गिर जाएगी नीतीश सरकार, और इसलिए हमने ये चर्चा की क्योंकि आज हमने देखा है कि नीतीश सरकार के मंत्रियों में से 14 मंत्रियों में से एक मंत्री जो हैं उन्हें आज 2 घंटे के अंदर इस्तीफा देना पड़ा, और 3 दिन, अगर शपथ ग्रहण के तीसरे दिन, आज 16 तारीख को उन्होंने शपथ ली थी और आज 19 तारीख को उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। तो क्या बाकी
बाकी जो 5 मंत्री जो गंभीर आपराधिक मामलों के शिकार हैं, जो मतलब उनके ऊपर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं, क्या वो भी इस्तीफा देंगे? क्या तेजस्वी यादव और अपने तेज को आगे बढ़ाएंगे? यानी तेज मतलब कि जिस प्रकार वो विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं और बहुत ही कायदे से वो निभा रहे हैं, उस भूमिका को और आगे बढ़ाएंगे और सरकार को क्या अस्थिर करने में वो सफल होंगे? ये तमाम सवालों के साथ इस कार्यक्रम को मैं यहीं विराम देता हूं। और जयशंकर जी, आपने इस चर्चा के लिए वक्त निकाला, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद दोस्तों, साथियों, शुभचिंतकों, दर्शकों, हमारे तमाम वैसे चहेते जो हमारे साथी हैं जो लगातार हमारे साथ जुड़ते हैं, आप सबको भी, और आप सब लगातार हमारे साथ जुड़ के जिस प्रकार हमारी हौसला अफजाई करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए डीबी लाइव। और हर शाम 6:30 बजे से न्यूज पॉइंट में ऐसे ही तमाम मुद्दों के साथ, पॉलिटिकल मुद्दे हों या दूसरे मुद्दे हों, इन तमाम मुद्दों के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। और कोशिश हमारी यही रहती है कि बेबाक खबरों के साथ, बेबाक विश्लेषण के साथ आपके सामने हम उपस्थित हों, ताकि जो कुछ हो रहा है देश दुनिया में, ये आप तक हम पहुंचा पाएं। तो देखते रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।